कक्षा 5 गणित विषय का आज हम मॉडल पेपर नंबर 3 हल करेंगे। इससे पहले हम 2 मॉडल पेपर हल कर चुके हैं। आप उनको पिछले वीडियो में देख सकते हैं। ये बोर्ड परीक्षा 2023 के पैटर्न पर आधारित मॉडल पेपर नंबर 3 है। आज हम इसका हल देखेंगे। तो इसमें पूर्णांक, जैसे कि परीक्षा में आपके पूर्णांक 80 नंबर का रहेगा, बिल्कुल उसी प्रकार के प्रश्न यहाँ मॉडल पेपर में करवाए जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले जो क्वेश्चन आएंगे वो आकृति व स्थान की समझ से आएंगे। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, समकोण से छोटे कोण को कहा जाता है। तो समकोण से छोटे कोण को न्यून कोण कहा जाता है। अधिक कोण जो कि समकोण से अधिक होता है, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच के कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। 90 डिग्री के कोण को हम सरल कोण समकोण कहते हैं। 180 डिग्री के कोण को सरल कोण कहते हैं। तो समकोण से छोटे कोण को कहते हैं न्यून कोण। तो इसका सही उत्तर है स। प्रश्न नंबर 2, नीचे दी गई आकृतियों में सभी कोणों की पहचान कर उन्हें न्यून कोण अथवा समकोण के रूप में लिखे। तो हमें दूसरा प्रश्न इसी प्रकार का आएगा। पहला क्वेश्चन जो कोणों से आएगा, दूसरा ये आकृति दी हुई होगी और ये दोनों आकृतियों में अगर हम सही कोणों को बता देंगे, न्यून कोण और समकोण, तो पहली आकृति 3 के बताने पर 3 नंबर और दूसरी आकृति के बताने पर 3 नंबर। तो इस तरह से 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए, ये पहली आकृति में इसमें एस, टी और यू 3 कोण बने हुए हैं और तीनों के तीनों कोण ही 90 डिग्री से कम के हैं, यानी न्यून कोण है। कोण एस, कोण टी और कोण यू तीनों ही क्या है, न्यून कोण। तो हमने यहाँ लिख दिया कोण एस, कोण टी और तथा कोण यू तीनों ही क्या है, न्यून कोण। और इस आकृति में कोई भी समकोण नहीं है। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, समकोण में समकोण नहीं है। अगला है दूसरी आकृति को देखो आप। दूसरी आकृति है ए बी सी डी। तो ए बी सी डी आकृति है दूसरी। इसमें कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी को देखना है। तो कोण ए न्यून कोण है, कोण बी न्यून कोण है, कोण सी 90 डिग्री से अधिक है इसलिए ये अधिक कोण है और कोण डी भी क्या है, न्यून कोण। तो यहाँ पर न्यून कोण दे रखे हैं, कोण ए, कोण बी तथा कोण डी। ये तीनों के तीनों ही न्यून कोण है। और दूसरा हमसे पूछ रहा है समकोण। तो इस आकृति में समकोण नहीं है। यहाँ पर एक कोण है सी जो कि अधिक कोण है। तो अधिक कोण के बारे में हमसे नहीं पूछ रहा, इसलिए हमने न्यून कोण और समकोण के बारे में बता दिया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो यहाँ ये संख्या लिखी हुई है। वैसे भी हमें पता होना चाहिए कि जब भी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करेंगे तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आएगी 99,999। यानी हम 9 को 5 बार लिख देंगे तो वो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। जैसे हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी होती तो हम 9 को कितनी बार लिखते, 4 बार, यानी 9,999 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अगर हमसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछेंगे तो 999, यानी 9 को कितनी बार लिख दिया, 3 बार। तो इस तरह से हमने 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999 बता दी। इसका उत्तर है द। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, नीचे दिए गए कथनों के सही या गलत होने की जांच कीजिए और प्रत्येक प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में सही और गलत लिखिए। तो यहाँ पर हमें ये 3 सही और गलत के क्वेश्चन दिए हुए हैं। इनको हम देखेंगे, पहले पढ़ेंगे और फिर उसके बाद बताएंगे कि ये सही है या गलत। तो संख्या 23,948 में अंक 2 का स्थानीय मान 2000 है। तो यहाँ देखिए, संख्या जो 2 है वो कौन से स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये 10,000 के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान होगा 20,000, जबकि यहाँ कितना दे रखा है, 2000, यानी ये गलत है। और एक जैसे संख्या 2 है, इसके पीछे 1 2 3 4 जीरो होनी चाहिए थी, जबकि यहाँ 3 जीरो दे रखी है। तो हम 2 तरीके से देख सकते हैं, एक इसका अंक देख के और दूसरा इसके पीछे जितने अंक हैं उतनी जीरो आनी चाहिए। तो यहाँ ये गलत है, तो हमने यहाँ लिख दिया गलत। क्वेश्चन इसी का दूसरा, 7,632 और 7,236, इनमें से बड़ा 7,632। तो बिल्कुल सही निशान लगा रखा है। 7,632 की तरफ बड़ा वाला चिन्ह लगा रखा है और 7,236 की तरफ चिन्ह का मुंह बंद है। तो ये संख्या छोटी है और ये संख्या बड़ी है। तो यह कथन है सत्य। तो यहाँ लिख दिया सही।
संख्या 20,180 का विस्तारित रूप 20,000 प्लस 1,000 प्लस 80 है, तो ये गलत है। यहाँ देखिए संख्या 20,180 का विस्तारित रूप होगा 20,000 प्लस 100 प्लस 80, तो यहाँ 100 आना चाहिए था, जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ है 1,000, क्योंकि एक देखो इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर, सैकड़ा के स्थान पर है तो हम इसे लिखते 100। अगर ये 1000 के स्थान पर होता तो ये सही होता, लेकिन अब ये क्या है गलत, तो यहाँ हमने लिख दिया गलत। प्रश्न नंबर 5, दिए गए चित्र में छायांकित भाग का भिन्न एवं दशमलव रूप लिखिए। यहाँ पर हमें ये छायांकित भाग दे रखा है, इसको हमें पहले भिन्न के रूप में लिखना है और फिर इसका दशमलव के रूप में लिखना है। तो जब भी इसे हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो टोटल छायांकित भाग गिन लेंगे और उसमें जो टोटल भाग है वो गिनेंगे। तो यहाँ 1 2 3 4 5 भाग है टोटल और 1 2 3 छायांकित है, तो इसे हम भिन्न के रूप में लिखेंगे 3/5। और अगर इसको दशमलव के रूप में लिखना होगा तो 3 में हम 5 का भाग देंगे, तो 3 में 5 का भाग नहीं जा रहा तो हमने लिखी 0। अब दशमलव लगा दिया यहाँ, तो यहाँ आ गया 3 के पास 0, यानी 30 बन गया। तो 30 में 5 का भाग जा रहा है 6 बार, तो 0.6 ये दशमलव के रूप में हमने 3/5 को लिख दिया। प्रश्न नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। यहाँ एक पहला क्वेश्चन हमने 2 क्वेश्चन है इसमें, दोनों 3-3 नंबर के, तो पहले एक क्वेश्चन करते हैं। पहला वाला, 14 लीटर केरोसिन को 4 स्टोव में बराबर बराबर भरना है, हर एक स्टोव में कितना केरोसिन भरा जाएगा। तो हमारे पास 14 लीटर केरोसिन है और 4 स्टोव है और चारों में बराबर भरना है, तो इसके लिए हम 14 में 4 का क्या देंगे भाग, तो प्रत्येक स्टोव में केरोसिन भरा जाएगा। तो 14 में भाग दे दिया हमने 4 का, उतने लीटर केरोसिन भरा जाएगा। तो इसको हम काट लेते हैं, 2 से कटा है, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, तो ये 7/2 आ गया, 7/2। अब 2 का हमने भाग दिया 7 में, तो 2 का भाग 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बार तो पूरी बार गया, 1 शेष बच गया और बटे में 2, तो 3 सही 1/2 लीटर केरोसिन प्रत्येक स्टोव में, यानी चारों स्टोव में 3 सही 1/2 लीटर केरोसिन भरा जाएगा। इसको हम 3.5 लीटर भी बोल सकते हैं, 3 तो ये और आधा ये, तो इसको बोल सकते हैं 3.5 लीटर पेट्रोल प्रत्येक स्टोव में भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर इसी का दूसरा, हेमलता 2 घंटे पढ़ाई करती थी, वह 3/4 घंटा पौन घंटा पढ़ चुकी है, अब उसे कितना समय और पढ़ना है। तो एक लड़की है हेमलता, ये रोजाना प्रतिदिन 2 घंटे पढ़ाई करती है, अब वह 3/4 घंटा पौन घंटा तो उसने पढ़ लिया, तो उसे कितना घंटे और पढ़ना है 2 घंटे पढ़ने के लिए। तो यहाँ देखते हैं हेमलता कुल पढ़ाई करती है 2 घंटे और हेमलता ने पढ़ाई कर ली, आज उसने कितनी पढ़ाई कर ली 3/4 घंटे। अब हेमलता को और कितना पढ़ना है, तो इसके लिए हम 2 में से 3/4 को घटा देंगे। तो यहाँ 2 में से 3/4 को घटा दिया। अब 2 के नीचे कोई संख्या नहीं है, तो हमने क्या मान लिया 1, तो ये हो गया 2/1 माइनस 3/4। तो 1 और 4 का अगर हम लघुत्तम लेंगे तो 4 आएगा। अब इसको लघुत्तम लेके हल करेंगे, तो यहाँ देखिए 1 का भाग हम 4 में देंगे तो 4 बार गया, तो ये 2 ब्रैकेट में लिख दिया 4 माइनस के 3। अब 3 के नीचे जो संख्या उसका भाग हम 4 में देंगे, तो 4 एकम 4, ये आ गया 1। तो 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, तो 8 माइनस 3 आ गया। 8 में से 3 करे तो आगे 5, तो 5/4 घंटे आए हैं। इसका भाग देके निकाल लेते हैं, तो 4 एकम 4 और 1 शेष बच गया 4, तो 1 सही 1/4 घंटे। तो हेमलता को 1.25 घंटे पढ़ाई और करनी है, यानी 1 सही 1/4 घंटे उसे और पढ़ना है, क्योंकि उसने 3/4 घंटे पढ़ाई कर ली और वो रोजाना 2 घंटे पढ़ाई करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 7। अब जो प्रश्न आ रहे हैं वो संक्रियाओं की समझ से है। अभी जो प्रश्न हमने पढ़े थे आकृति व स्थान की समझ से थे। यहाँ देखिए संख्या 623 में चरम अंक है। चरम अंक का मतलब होता है इकाई का अंक, तो यहाँ चरम अंक है 3, इकाई का अंक क्या है 3, तो ये आ गया ए वाला उत्तर सही है। तो यहाँ ए पर हमने उत्तर में लिख दिया ए। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 8।
ये है निखिलम विधि से गुणनफल ज्ञात करो। तो हमें निखिलम विधि से गुणनफल ज्ञात करना है। तो 14 का गुणा 17 से निखिलम विधि से करना है। इसके लिए हम संख्या लिखेंगे एक तरफ और दूसरी तरफ लिखेंगे विचलन। तो यहाँ संख्या है 14, तो इसका आधार 10 लिया तो विचलन कितना आ गया 4। और दूसरी संख्या है हमारे पास 17, तो 17 का हमने विचलन निकाला तो विचलन कितना आ गया 7। क्योंकि इनका आधार 10 है तो 10 से ये 4 ज्यादा है तो प्लस का 4 लिख दिया, और 10 से ये 7 ज्यादा है तो प्लस 7 लिख दिया। अब यहाँ से क्रॉस ये 14 का इसमें क्या कर देंगे, 14 में 7 जोड़ देंगे, ये क्रॉस करते हैं इधर से इधर। तो ये 14 प्लस 7 करे तो आ गया 21, और ये 4 का गुणा 7 से करेंगे दूसरी तरफ, बीच में एक स्लेश का निशान लगा देंगे। तो यहाँ देखिए ये 4 गुणा 7 करा तो आ गया 28। अब यहाँ दो संख्या है, हमें एक ही संख्या रखनी है, तो इस 2 का इधर हम पक्षांतरण करेंगे तो इसमें आके जुड़ जाएगी, तो ये आ जाएगा 238। 14 का और 17 का आप साधारण गुणा भी करके देख लेना, तो 238 ही आएगा। तो ये इस तरह से निखिलम विधि से हमें गुणनफल ज्ञात किया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित को हल कीजिए। एक कुर्सी का मूल्य 678 रुपए है, तो 296 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए हमें एक कुर्सी का मूल्य दे रखा है 678 और हमें 296 कुर्सियों का मूल्य निकालना है। तो 296 कुर्सियों का मूल्य निकालने के लिए हमें एक कुर्सी का मूल्य 678, 296 कुर्सियों का मूल्य 678 में गुणा करेंगे 296 का। तो यहाँ गुणा करते हैं। सबसे पहले हम गुणा करेंगे 6 का, तो 6 का गुणा 8 से करा तो ये आया 4068। 9 का गुणा इनसे करा तो आया 6102, और 2 का गुणा 678 से करा तो आया 1356। अब इन तीनों को हम ये क्रॉस का निशान लगा के ऐसे गुणा करते हैं। अब इनको जोड़ देते हैं। 8, 6 प्लस 2 8, यहाँ 0 6 में जोड़े तो 6, 4 प्लस 1 5 और 5 10 की 0 हासिल लगी 1, 6 और 1 7, 7 और 3 10 की 0 हासिल लगी 1 और 1 और 1 2, तो ये आ गया 2,688 रुपए। तो 296 कुर्सियों का मूल्य है 2,688 रुपए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9 का ही दूसरा सवाल है। 648 फूलों से कितनी मालाएं बनाई जा सकती हैं, जबकि एक माला में 24 फूल पिरोते हैं। तो यहाँ देखिए 648 फूलों से हमें माला बनानी है, जबकि एक माला में 24 फूल पिरोते हैं। तो कुल कितनी मालाएं बनेगी, इसके लिए हम 648 में 24 का भाग देंगे। तो यहाँ मैं भाग देके दिखा रही हूँ, 648 लिख दिया, यहाँ 24 का भाग देने तो 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 2 बार गया, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 64 के नीचे लिख दिया 48। अब 14 में से 8 गए तो 6, और यहाँ 5 बचा, 5 में से 4 गए तो 1, यहाँ से अगली संख्या लिखी 8। अब ये संख्या बनेगी 168। 24 का पहाड़ा बोलेंगे, 24 सत्ते 168, तो यहाँ लिख दिया 7 और ये आ गया 168। 168 में से 168 को घटाए तो 0 0 आ गई। तो हमारे पास टोटल 27 माला बना सकते हैं। 648 फूलों से हम 27 माला बना सकते हैं, यहाँ लिख दिया, अर्थात 27 मालाएं बनाई जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 10। 3 बर्तनों में क्रमशः 20 लीटर, 40 लीटर और 60 लीटर दूध भरा हुआ है। बड़े से बड़ा माप ज्ञात कीजिए जो कि तीनों बर्तनों के दूध को पूरा पूरा नाप सके। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इनके गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 20 के गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 20 के गुणनखंड है 1 2 4 5 10 और 20। वे सभी संख्याएं जिनका भाग 20 में पूरी पूरी बार जाता है वे 20 के गुणनखंड कहलाते हैं। 40 के गुणनखंड हम देखते हैं 1 2 4 5 8 10 20 और 40, ये सभी 40 के गुणनखंड हैं। इन सभी संख्याओं का भाग 40 में पूरी पूरी बार जाता है। 60 के गुणनखंड है 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 और 60। तो अब हम इन सभी में जो 20 40 और 60 के समान गुणनखंड है उनको देखते हैं। तो इसमें तीनों संख्याओं के जो समान गुणनखंड है उन पर मैंने गोला कर दिया है। तो 1 2 4 5 10 और 20 ये तीनों में समान गुणनखंड आ रहे हैं।
अब इनमें सबसे बड़ा समान गुणनखंड कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो समान गुणनखंड है वो है 20। तो यहाँ सबसे बड़ा समान गुणनखंड ही इनमें तीनों बर्तनों को पूरा भरेगा। तो यहाँ अतः सब बड़े से बड़ा नाप 20 लीटर होगा, जो कि तीनों बर्तनों के दूध को पूरा नाप सकता है। तो यहाँ जो सबसे बड़ा गुणनखंड होगा वही ऐसी संख्या हमें प्राप्त होगी जो इनको पूरा नाप सकती है, कोई भी शेष नहीं बचेगा। तो इस तरह से हमने 10वां क्वेश्चन क्या आप करेंगे हम 11वां प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। यहाँ पहला क्वेश्चन दे रखा है छूटे हुए अंक लिखिए। तो यहाँ पर जो छूटे हुए अंक हैं उनकी हमें पूर्ति करनी है, और ये सवाल है जो कि घटाव का सवाल है। तो हम घटाव के माध्यम से ये छूटे हुए अंकों की पूर्ति करेंगे। तो यहाँ 7 लिखा हुआ है, यहाँ 5 लिखा हुआ है। तो हमें ऐसी संख्या में से 7 को घटाना है कि हमारे पास शेषफल 5 आ जाए। तो हम यहाँ 2 लिखेंगे, यानी कि हम 12 में से 7 को घटाएंगे तो हमारे पास 5 शेष बच जाएगा। अब हमें यहाँ ऐसी संख्या लिखनी है कि नीचे शेषफल 0 आ जाए, क्योंकि इसने एक संख्या इसको दे दी थी तभी तो ये 12 बना था। अब यहाँ 4 है और 4 में से हम अगर 4 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ मैंने लिख दिया 4, क्योंकि 4 में से 4 गए तो 0, और यहाँ 6 में से 3 गया तो 3। तो इस तरह से 652 में से 347 को घटाया तो 305 उत्तर आ गया। अगला प्रश्न देखिए, इसी का दूसरा प्रश्न है 5113, 1999 और 638 का योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ 3 संख्याएं दे रखी है, हम इसमें इकाई के नीचे इकाई वाली संख्या, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा वाली संख्या और हजार के नीचे हजार वाली संख्या पहले क्रम से सही लिखेंगे इनको। अगर हम लिखने में ही कुछ गलती कर देंगे तो हमारा सवाल भी क्या गलत हो जाएगा। तो पहले हमने इसको सही प्रकार लिखा है। अब हम इसको जोड़ते हैं तो 3 + 9 12, और 12 में 8 जोड़े तो आगे 20। तो 20 का 0 लिख दिया, हासिल लगी 2, 2 + 1 3, 3 और 9 जोड़े तो 12, और 12 और 3 15, 15 का 5 हासिल लगी 1, 1 और 1 2, 2 + 9 11, 11 + 6 17, 17 का 7 हासिल लगी 1, 1 + 5 6 और 1 7, तो 7750 इन तीनों का योग आ गया। अगला प्रश्न देखिए, 11वें का ही तीसरा प्रश्न हमें दे रखा है। एक पुस्तकालय में पुस्तकों की कुल संख्या 4550 है। तो पुस्तकालय में गणित विषय से संबंधित 1125 पुस्तकें हैं और अंग्रेजी विषय से संबंधित 816 पुस्तकें हैं। तो पुस्तकालय में शेष पुस्तकों की संख्या कितनी होगी? यहाँ हमारे पास टोटल पुस्तकें दे रखी हैं। टोटल पुस्तकें हैं, कुल पुस्तकें हैं 4550, और उसमें से गणित विषय की पुस्तकें हैं 1125 और अंग्रेजी विषय की पुस्तकें हैं 816। तो इन दोनों पुस्तकों को हम जोड़ देंगे और कुल पुस्तकों में से घटा देंगे तो हमारे पास शेष पुस्तकें आ जाएंगी। तो पहले दोनों को जोड़ते हैं। तो गणित की पुस्तकें 1125 और अंग्रेजी की पुस्तकें पुस्तकालय में है 816, इन दोनों को जोड़ते हैं। 5 + 6 11 का 1 हासिल लगी 1, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 8 + 1 + 8 9 और 1 का 1 1941 पुस्तकें दोनों विषयों की हैं और पुस्तकालय में टोटल पुस्तकें हैं 4550। तो इसमें से गणित व अंग्रेजी की जो पुस्तकें हैं उनको हम घटा देंगे। तो 1941 घटा दिया, तो देखो घटाते हैं, 0 में से 1 नहीं जाता तो यहाँ हमने उधार ले लिया तो ये बन गया 10। तो 10 में से 1 गया तो 9 बचा। अब यहाँ रह गया 4, क्योंकि 1 इसने इसको दे दिया था, तो 4 में से 4 गए तो 0। यहाँ 5 बचे, 5 में से 9 नहीं जाती, ये इससे उधार लेगा 15, 15 में से 9 गए तो 6 और यहाँ बचा 3, 3 में से 1 गया तो 2। तो जो पुस्तकालय में गणित और अंग्रेजी के अलावा जो शेष पुस्तकें हैं वो हैं 2609 पुस्तकें। इस प्रकार से हमने आज मॉडल पेपर 3 के 1 से लेकर 11 तक के प्रश्न हल कर लिए। अब हम आगे के प्रश्न अगले वीडियो में करेंगे जो कि 12 से लेकर 22 तक है। आपके परीक्षा में कुल सवाल 22 आएंगे और बिल्कुल इसी मॉडल पेपरों के तरीके से सवाल आएंगे। आप इनको एक बार हल करने का प्रयास करें।